डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोहम्मद नियाज़ हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर नेचुरली, पी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, महाजब कॉलेज आ रहा हूँ। आज बीए पार्ट 3 के स्टूडेंट्स का पेपर 5 है, जिसका यूनिट 2 है कंसोलिडेशन ऑफ द सल्तनत बाय बलबन। तो इस पर हम चर्चा करेंगे ग़ियासुद्दीन बलबन के बारे में, और चूँकि ये एक बड़ा टॉपिक है इसलिए इसे मैंने खंडों में बांटा है। आज पहले खंड पर की चर्चा हम लोग करेंगे। बलबन जो आरंभिक तुर्की सुल्तान हुए दिल्ली के, उसमें बलबन एक महान शासक था। इसका ममलूक सुल्तान में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहता है, चूँकि जो नवजात दिल्ली सल्तनत थी, बलबन के ही अंडर में इसका सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है और बलबन इसे एक शक्तिशाली और व्यवस्थित राज्य के रूप में परिवर्तित कर देता है। जहाँ तक बलबन के आरंभिक जीवन की बात है, इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। तुर्किस्तान के इलबारी ट्राइब से इसका संबंध था। मंगोलों ने इसको कब्ज़ा कर लिया था और इसको गज़नी ले गए थे। वहाँ ख्वाजा जमालुद्दीन जो बसरा के थे, उनके हाथों उसने बेच दिया, और जमालुद्दीन बसरा जो थे उन्होंने 1232 में इनको दिल्ली लेकर के आए थे दूसरे गुलामों के साथ, जिसको कि इल्तुतमिश ने ख़रीद लिया। शुरू में ये सुल्तान के पर्सनल अटेंडेंट तौर पर रहे, लेकिन इनके अंदर इतनी प्रतिभा थी कि वो जो इल्तुतमिश के जो ख़ास तुर्कान चहलगानी दल था, चालीसा दल, उसके एक मेंबर के रूप में शामिल हो गए। रज़िया सुल्ताना के अंडर में वो चीफ हंट्समैन रहे, और उनके सक्सेसर जो थे बहराम, उनके अंडर में भी। पंजाब में रेवाड़ी की जागीर इन्हें दी गई थी। मसूद शाह को गद्दी से हटाने में और उसकी जगह नसीरुद्दीन को गद्दी पर बैठाने में इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इनाम के तौर पर इसे नसीरुद्दीन महमूद का डिप्टी बनाया गया। लेकिन जब नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है तो वो दिल्ली की सल्तनत पर अपने को पदस्थापित कर लेता है। इस तरह से वास्तविक रूप में लगभग 40 साल तक दिल्ली की सल्तनत पर हुकूमत इसकी होती है। 20 साल एक मुख्यमंत्री के रूप में 1246 से 1266 में, और नसीरुद्दीन का मुख्यमंत्री के रूप में था, डिप्टी के रूप में था, और अगला 20 साल जो था वो एक सुल्तान के रूप में 1266 से 1286 तक। बलबन ने जब सत्ता ग्रहण की तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं थीं, चूँकि वो ग़ियासुद्दीन के डिप्टी के रहते हुए, चीफ मिनिस्टर रहते हुए, उसने दिल्ली सल्तनत की समस्याओं को अच्छी तरह समझा था। दिल्ली सल्तनत को आंतरिक और बाहर दोनों तरह के ख़तरों का सामना था, और जो मुख्य ख़तरे उसके सामने थे वो थे कि पिछले 30 साल में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जो दिल्ली सल्तनत की स्थिति थी, वहाँ पर हर तरफ कन्फ्यूज़न फैला हुआ था, क्योंकि जो इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी हुए वो अयोग्य साबित हुए। राज्य में हर जगह इनडिसिप्लिन, अनार्की फैली हुई थी। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की समस्या थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि सुल्तान की जो प्रतिष्ठा है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी। दिल्ली सल्तनत की स्थिति वो भी ख़राब थी, ख़जाना खाली हो चुका था, और तुर्की जो सरदार थे, इनकी जो सेल्फिशनेस था वो एक बहुत बड़ा मसला सुल्तान के लिए था।
राजधानी दिल्ली के लोग भी काफ़ी त्रस्त थे, इसलिए कि मेवाती लोग दिन दहाड़े दिल्ली में घुस करके डकैती और राजधानी करते रहते थे। दिल्ली सल्तनत में हर जगह विद्रोह की समस्या थी। दिल्ली सल्तनत का जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र था, नॉर्थ वेस्ट में, वहाँ पर बराबर मंगोलों का आक्रमण हो रहा था। राजपूताना के जो शक्तिशाली हिंदू राज्य थे और मध्य भारत के, इन्होंने भी अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा दिया था काफ़ी, और जो दिल्ली सल्तनत के दक्षिण छोर थे उस पर अपने दबाव बना रहे थे। इसका संक्षेप के रूप में ज़ियाउद्दीन बर्नी, जो एक मध्यकालीन इतिहासकार है, अपनी रचना में वो कहता है कि जो कंट्री की स्थिति थी बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। इन्हीं हालात में बलबन ने इन सारी समस्याओं को निदान करने के लिए ब्लड एंड आयरन, लौह और रक्त की नीति अपनाई। सबसे पहला कांड जो उसने किया वो था कि एक शक्तिशाली सेना की स्थापना करना। इसके लिए इसने मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, सैन्य प्रशासन को सुव्यवस्थित किया, रिऑर्गेनाइज किया, और एक सेपरेट मिनिस्टर इसके लिए नियुक्त किया जिसको आलिज़ ममालिक कहते हैं। लेकिन जो सुप्रीम कमांड था वो उसने अपने हाथ में रखा। जो बेसिक कंपोजिशन आर्मी का था, बलबन का कि आर्मी का, वो इसकी जो प्रकृति थी वो सामंती ही रही, फ्यूडल इन नेचर। अगला जो स्टेप उसने किया वो था दिल्ली और दोआब के क्षेत्रों में व्यवस्था स्थापित करना। चूँकि दोआब का जो क्षेत्र था वो आर्थिक रूप से बहुत ही दिल्ली सल्तनत के लिए महत्वपूर्ण था, और मेवातियों का दिल्ली में बार बार रेड करना, इससे लोगों की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो चुकी थी। इनसे निपटने के लिए बलबन ने ब्लड एंड आयरन, लौह और रक्त की नीति अपनाई, और जो मेवातियों के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे, उनके जो गांव थे, उन पर बार बार इसने अटैक किया। इसके लिए इसने सैन्य पोस्ट बनवाए, मिलिट्री पोस्ट बनवाए, वहाँ पर अफ़गान सरदारों को रखा, सिपाहियों को, और अफ़गान सरदारों को उन्होंने और जो सिपाही थे उनको टैक्स फ्री लैंड वहाँ पे दिया। दोआब के क्षेत्र के जो विद्रोही लोग थे, गांव थे, उनको ख़त्म कर दिया गया, और लोगों को इनकरेज किया गया कि वो एक शांतिपूर्ण जीवन व्यवस्थित कर सकें। इस तरह बलबन ने उस क्षेत्र में एक सुरक्षा और व्यवस्था स्थापित की। लोगों के लिए आना जाना सुगम हो गया, व्यापार और वाणिज्य में प्रगति हुई, व्यापार कृषि में प्रगति हुई, वाणिज्य में प्रगति होती है, और इससे का परिणाम ये होता है कि शहरीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इससे जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे उनको किसानों से ये रेवेन्यू कलेक्ट करने में आसानी भी हुई, और नतीजा ये हुआ कि जो राज्य की वित्तीय स्थिति थी वो काफ़ी सुधरी। एक और महत्वपूर्ण कदम जो बलबन ने उठाया वो था तुर्कानी चहलगानी चालीसा दल की शक्ति को ख़त्म करना। इसने ये समझ लिया था कि जब तक चहलगानी की शक्ति को ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक वो सुप्रीम पावर उसके हाथ में नहीं आएगा, वो सुप्रीम नहीं हो सकता है। इसलिए इसने इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, ख़त्म करने के लिए सोचा। जो आज्ञाकारी सरदार थे उनको छोड़ करके बाकी को धीरे धीरे ख़त्म करना शुरू किया। इस पॉलिसी के तहत इसने दोआब क्षेत्र में इनको जो जागीर दी गई थी इसके टेन्योर को रेगुलेट करने की कोशिश की गई, और जो शमसी नवाबुस थे उनके शक्ति को कम करने की कोशिश की गई थी, जो कि सुल्तानत की शक्ति में बाधा बन रहे थे।
इसीलिए बलबन ने उनकी राजनीतिक स्थिति और सैन्य शक्ति को कम करने का प्रयास किया, इनको राजधानी से बाहर भेजा और जहाँ जो ख़तरे वाले जगह थे उन पर वहाँ उनकी पोस्टिंग की। जो मिलिट्री कमांडर्स थे उनको कहा गया कि दिल्ली और द्वाब के क्षेत्रों में जो रेड्स हो रहे हैं उन पर कंट्रोल कीजिए। जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे उत्तर पश्चिमी प्रांतों में, उनको ड्यूटी दिया गया कि जो मंगोल ख़तरा है उस पर नियंत्रण किया जाए। और ये जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे इनको बलबन एक जगह से दूसरी जगह से ट्रांसफ़र भी बार बार करता रहा, ताकि वहाँ लोकल एलिमेंट्स से मिल करके वो कोई विद्रोह, कोई साजिश न करें। और छोटी छोटी बातों पर उनको सज़ा देने लगा ऑफिशल्स को। बलबन का एक और बहुत महत्वपूर्ण कदम था, वो था गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना, स्पाई सिस्टम। और इसने एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था स्थापित की। बहुत सारे जो वाक़या नवीस थे, न्यूज़ राइटर्स और जासूस थे, उनको साम्राज्य के अलग अलग जगहों में स्थापित किया, उनको अच्छी तनख्वाहें दी और सुल्तान के डायरेक्ट कंट्रोल में उनको रखा गया। उनसे ये आशा की जाती थी कि सुल्तान को जो महत्वपूर्ण घटनाएं राज्य के अंदर दिल्ली सल्तनत में हो रही हैं उनके बारे में समय पर उनकी जानकारी दिया जाए, और जो सरदार हैं, वज़ीर हैं, मिनिस्टर्स हैं या शाही परिवार के लोग हैं, वो अगर कोई षड्यंत्र कर रहे हैं तो उसकी भी सूचना समय पर मिले। अगर इसे कोई जासूस को समय पर रिपोर्ट नहीं देते थे तो उसके लिए उन्हें सज़ा भी दी जाती थी। एक और घटना जो बहुत महत्वपूर्ण घटी बलबन के समय में, जो समस्या थी, वो थी बंगाल में तुगरिल का रिवोल्ट। तुगरिल ख़ान जो कि एक बलबन का वफ़ादार ग़ुलाम था, उसको उसने बंगाल गवर्नर बनाया था, उसने वहाँ विद्रोह कर दिया। चूँकि बलबन मंगोलों के जो बार बार आक्रमण हो रहे थे उसमें काफ़ी व्यस्त रहा, बंगाल पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। इसका फ़ायदा उठा के उसने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया, सुल्तान का टाइटल ले लिया और अपने नाम सिक्के भी खुदवा ढलवा लिए। बलबन ने फ़ौरन एक बड़ी सेना अमीन ख़ान के अंडर में बंगाल भेजी, लेकिन तुगरिल ख़ान ने किसी न किसी तरह से उसको अपनी तरफ मिला लिया। फिर बलबन ने दूसरी सेना मलिक तरही के कमांड में भेजी, लेकिन इसमें भी उसे कामयाबी नहीं मिली। तब बलबन ने खुद तीसरा जो कैंपेन हुआ वो पर्सनली खुद आर्मी लेके जाता है और तुगरिल ख़ान को हरा करके उस पर कब्ज़ा कर लिया जाता है, और बलबन की जो आर्मी है उसका सर कलम कर देता है और सुल्तान के पास उसका सर कलम करके भेज दिया जाता है। इस तरह से तुगरिल ख़ान का जो रिवोल्ट था, विद्रोह था, उसको दबा दिया जाता है और बंगाल में दिल्ली सल्तनत की दोबारा सत्ता स्थापित होती है। इसके लिए बलबन ने अपने दूसरे बेटे बोहरा ख़ान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। तो आज हम लोगों ने लेक्चर में देखा कि बलबन का आरंभिक जीवन क्या था, उसके सामने समस्या क्या क्या थी, और उन समस्याओं के समाधान के लिए उसने कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे।